जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर से आपका एक बार ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें। और इस क्वेश्चन को हमने कल देख लिया था। तो जितने विद्यार्थी आपके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और आर्मी के और रेलवे की तैयारी करें, वो डेली इसी क्लास को ज्वाइन करें। सुबह आपकी क्लास 8:30 बजे आपकी मैथ की क्लास शुरू होती है। फिर आपके 9:30 बजे आपके रीजनिंग की क्लास, फिर 11:30 बजे जीके क्लास, फिर रात को आपके 8 बजे आपके जीके क्लास मिलती है और मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी जो भी चैनल पे नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो बढ़ते अपने आज के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमने कल देख लिया था। प्रदीप, सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा राव फुल्ले के साथ मिलकर पुणे महाराष्ट्र में एक भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए क्या बनाया था? स्कूल बनाया था। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था। वेरी गुड, 1848 में। 1848 में। एक बात बताइए, 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को किस महापुरुष की मृत्यु हुई थी? किस महापुरुष की मृत्यु हुई थी, इतना बता दो। 30 जनवरी 1948 को किस महापुरुष की मृत्यु हुई थी? तो आप बोलोगे महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी की मृत्यु किसके द्वारा की गई? और अगर मैं आपसे पूछ लूं महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? समाधि स्थल, समाधि स्थल। नहीं नहीं, महात्मा गांधी का राजघाट क्या है भैया? राजघाट। और एक बात बताइए, ज्योतिबा राव फुल्ले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बुक का नाम गुलामगिरी। गुलामगिरी। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि सावित्री बाई द्वारा एक पुणे में स्कूल बनाया गया, वो कब बनाया गया? आपके 1948 में। ठीक है। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिलाओं के लिए बैडमिंटन से संबंधित है? अब याद रखना, जो बैडमिंटन है ये आपके मलेशिया मलेशिया और प्लस में इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इन दोनों का क्या ये राष्ट्रीय खेल है। इन दोनों का क्या ये, इसके एक पक्ष में एक प्लेयर या दो प्लेयर खेल सकते हैं। बैडमिंटन में अंतरराष्ट्रीय पुरुष पे जो दिया जाता है पुरुषों के लिए उसको बोलते हैं थॉम्स कप। क्या बोलते हैं? थॉम्स कप। और बैडमिंटन से आपको कई बार प्रश्न आता है, इसकी भारत में कोई महिला जोड़ी है? तो आप बोलोगे साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन। और अंतरराष्ट्रीय से संबंधित जो महिलाओं को बैडमिंटन में जाता है उसका नाम क्या? आपके उबेर कप। क्या नाम है? उबेर कप। तो अंतरराष्ट्रीय महिलाओं को बैडमिंटन जो कप मिलता है या ट्रॉफी मिलती है उसका नाम क्या है? उबेर कप। रख लोगे? अब इधर देखिए दीपक, आगा खा कप का संबंध किससे है? आगा खा, तो याद रखना हॉकी से। किससे भैया? हॉकी से। अजलोंसा कप का संबंध फुटबॉल से है। फीफा विश्व कप का संबंध भी किससे है? तो आप क्या बोलोगे? फुटबॉल से। किससे भैया? फुटबॉल से। अगर मैं आपसे बोलूं फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या बोलोगे? 1930 में। 1930 में। और फीफा वर्ल्ड कप का जो यानी कि फीफा विश्व कप की जो कमेटी है, मुख्यालय, ये आपके जुरिक्स स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। जुरिक्स जगह का नाम है। डेविस कप का जो संबंध है वो किससे है? टेनिस से। किससे भैया? टेनिस से। ये आपको ध्यान देना है। किससे भैया? टेनिस से। तो एक छोटी सी बात बता दो मुझे, एजरा कप का संबंध किससे? एजरा कप, एजरा कप का संबंध किससे है? सारे विद्यार्थी बताएंगे। तो किससे भैया? ये पोलो से। तो एजरा कप का संबंध किससे है? तो ये बताइए मुझे आप, ये आपके राइडर कप का संबंध किससे? राइडर कप का, तो याद रखना गोल्फ से। किससे भैया? गोल्फ से। एक और बता दो सिंपल सा बिल्कुल, तो ये बताइए मुझे, सीके नायडू कप का संबंध किससे? सीके नायडू याद रखना भारतीय टेस्ट क्रिकेट का पहला कप्तान था। और इस कारण भारतीय क्रिकेट में या क्रिकेट जगत का ये पुरस्कार आपको याद रखना। तो भारत का सबसे पुराना क्रिकेट का जो ट्रॉफी कप है उसका नाम क्या है? सीके नायडू। अरे शिवनाथ, आराम से देख ले। प्रश्न तो लिखना तो कुछ भी नहीं, आराम से देखनी है चीजों को। तो आगे देखिए, वह पथ जो प्रशांत महासागर, ये कोई प्रशांत महासागर है?
इस प्रशांत महासागर के यहाँ पे ज्वालामुखी, 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 तो ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, फूट रहे हैं आपके। तो वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए, सक्रिय का मतलब क्या होता है, एक्टिव रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां पर बार बार भूकंप आते हैं, उस हम किस नाम से जाने जाते हैं। देखो अब चौगड़दे क्या हो गए, आपके ज्वालामुखी हो गए, अब एक प्रकार का क्या बन गया, एक रिंग बन गया, एक छल्ला बन गया, तो इसे ही कहा जाता है आपके ज्वाला व्रत। क्या बोलते हैं, ज्वाला व्रत, या इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि इसे अग्निवल्ले भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अग्निवल्ले। तो कई बार ये प्रश्न आता है अग्निवल्ले क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो आपके सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अग्निवल्ले। क्या बोलते हैं, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, ज्वाला व्रत, या इंग्लिश में बोल सकते हैं रिंग ऑफ फायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे शब्द किसको बता रहा है, ज्वालामुखी को बता रहा है। तो आपसे कई बार ये प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, जो अपने ऑटोमेटिक डेली या 1-2 दिन में फूटता रहता है, एक्टिव रहता है, चाहे उसमें से गर्म भाप आए, चाहे गर्म पानी आए, चाहे उसमें से गैस से निकले, चाहे नीचे से मैग्मा पदार्थ निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलेंगे भैया, सक्रिय ज्वालामुखी। अब ऐसे कोई ज्वालामुखी क्षेत्र जो एक बार निकलने के बाद कई वर्षों के बाद फूट गए, फिर रुक गए, फिर कई वर्षों के अंतराल पे फिर फूटे, तो उसको बोलते हैं परसुप्त। क्या बोलते हैं, परसुप्त, परसुप्त। तो परसुप्त ज्वालामुखी, या इसको बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी। और एक होते हैं जो आज फूटे लेकिन कई साल हो गए, पता ही नहीं चल रहा वो फूटे नहीं है, यानी कि वो एक प्रकार से क्या हुआ, मरे पड़े हैं, तो उसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, मृत, या उसको हम बोल सकते हैं शांत, यानी कि वो बिल्कुल शांत पड़े हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब ज्वालामुखी में अगर देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो कई बार प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रकार के ज्वालामुखी है। देखो भारत में एक ज्वालामुखी पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है बेरन द्वीप। क्या नाम है, बेरन द्वीप। तो ये बेरन द्वीप कहां पड़ता है, आपके अंडमान निकोबार में। वहीं पे भारत में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी पाया था जिसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम। तो नारकोंडम नामक एक ज्वालामुखी और बेरन नामक ज्वालामुखी किस जगह पे पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे। तो यानी कि भारत में ज्वालामुखी प्रकार कितने हैं, वैसे ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं। जो एक्टिव होता है, जो फूटता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। याद रखना, जब ज्वालामुखी फटेगा तो सबसे पहले क्या निकलेगा, तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके साथ साथ गर्म पानी निकलेगा। क्या निकलेगा, सबसे पहले गर्म पानी, और उसके साथ आपके गैस कौन से निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अंदर से जो तरल पदार्थ है, गर्म पदार्थ है, ठीक ना, लिक्विड फॉर्म में वो बाहर आके जमता है। तो जमने के बाद वो ठंडा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाला। क्या बोलते हैं, ज्वाला नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब दूसरी बात ध्यान देना, अब जो ये गर्म पदार्थ मेगमा है, ये बिल्कुल गर्म है, इस लावे को हम क्या बोलते हैं, मेगमा। क्या बोलते हैं भैया, मेगमा। तो यानी कि ज्वालामुखी के जो नली से गर्म पदार्थ बाहर निकलता है उसका नाम क्या है, मेगमा। अब ये बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मेगमा और लावा किस क्षेत्र के नाम है, तो आप क्या बोलोगे, ज्वालामुखी। जहां ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो वहां पे दूसरी भाषा में क्या उत्पन्न होगा भैया, कंपन। क्या उत्पन्न होगा भैया, यानी कि कंपन का मतलब भूकंप। क्या आएगा भैया, अब भूकंप होगा, हलचल होगी, तो उस क्षेत्र में दरार होगी, तो अंदर से गर्म पदार्थ भी बाहर आएगा, तो वो एक ज्वालामुखी का रूप भी ले सकता है। यानी कि ज्वालामुखी की बहन या भाई किसको बोल सकते हैं हम, भूकंप को बोल सकते हैं। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिए गए, आराम से चीजों को समझनी है। नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन, अच्छा प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग दिया गया। अब 4 स्टार रेटिंग क्यों देते हैं, कि उसने अच्छा काम किया होगा। बताते हैं कि यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करवाती है रेलवे स्टेशन, कि इसमें जो कोई यात्री सफर करता है ना, उसको बढ़िया आपको भोजन दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई, भोपाल जैक्सन रेलवे स्टेशन, भोपाल जैक्सन रेलवे स्टेशन, ये आपको राइट उत्तर हो जाएगा, भोपाल जैक्सन रेलवे स्टेशन। 4 स्टार रेटिंग मतलब, एक तो होती है 5 स्टार का मतलब बहुत बढ़िया चीज है, रेटिंग देते हैं ना अपन, इसने अच्छा काम को, कोई 1 रेटिंग देता है, कोई 2, हाँ ठीक ठीक है, हाँ रैंकिंग होती है एक प्रकार की रैंकिंग, ठीक है। अब एक बात बताइए, भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, भारत में सबसे तेज दौड़ने वाली रेलगाड़ी,
वंदे भारत, क्या नाम है? वंदे भारत, ठीक है ना। जो आपके अगर राजस्थान में देखा जाए तो ये कहाँ जोड़ती है? जयपुर से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर के बीच में जोड़ती है। वंदे भारत की अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिल्ली से झांसी के मध्य चलाई गई थी, दिल्ली से झांसी के मध्य। लेकिन भारत में सबसे जो गतिमान आपके बुलेट ट्रेन चलेगी वो कहाँ पे चलेगी? आपके मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से अहमदाबाद। भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, 1853 में 16 अप्रैल को। और किस जगह से? बंबई से थाने के बीच में। और लगभग कुल कितने किलोमीटर चली थी भैया? 34 किलोमीटर। कितने थे? 34। और भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कहाँ चली थी? विद्युत रेलगाड़ी, तो भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी 3 फरवरी, 3 फरवरी 1925 को। और ये चली थी आपके मुंबई में। कहाँ चली थी? जबकि याद रखना भारत में 24 अक्टूबर 1984 को एक पहली क्या चलाई गई? मेट्रो। क्या चलाई गई? मेट्रो। और ये कैसी चलाई गई? अंडरपास, यानी कि धरती के अंदर भूमिगत पहली मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? आपके कोलकाता में। कहाँ चलाई गई थी भैया? कोलकाता। तो एक बात याद रखना, कोलकाता। और भारत में अगर देखा जाए वर्तमान में 16 सिटियों के अंदर क्या चलती है भैया? मेट्रो चलती है। क्या चलती है? पहली चली थी आपके कोलकाता में, लेकिन फिर बाद में 2002 में इसकी शुरुआत कहां कर दी? दिल्ली में। कहां कर दी भैया? दिल्ली में। अब मेट्रो जो किसकी देन है? यूरोप की। किसकी देन है भैया? यूरोप की। राजस्थान में मेट्रो चलती है क्या? बिल्कुल, जयपुर सिटी में चलती है, ये आपको याद रखना। तो इस प्रश्न का भोपाल जैक्सन रेलवे स्टेशन। अब एक बात बताइए, भोपाल किस राज्य की राजधानी है? और मध्य प्रदेश का वर्तमान में अभी सीएम किसको बनाया है? मोहन यादव को। किसको बनाया है? और ये किस पार्टी से बनाए? बीजेपी पार्टी से। एक बात बताइए मुझे, मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल है, तो भोपाल किस नदी के किनारे? नदी पूछ ले तो आपसे, तो याद रखना बेतवा नदी। किसके किनारे? और कई बार प्रश्न आता है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना। किसकी नदी है भैया? और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है? और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ। और गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना। अगले प्रश्न को देखिए, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी कौन थे? अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने एक व्यक्ति को हराया और जीत गए। तो ऑप्शन में दिया गया शशि थरूर, और आपके यशवंत सिन्हा, प्रणब मुखर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो याद रखना यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति बने हैं भैया? 15वें। कौन से बने हैं? अगर मैं बात करूं वर्ग में, महिला वर्ग में, महिला वर्ग, तो महिला वर्ग की अगर मैं बात करूं तो कौन सी बताओगे आप? दूसरी। लेकिन पर्सन आ जाए द्रौपदी मुर्मू आदिवासी क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से, तो आदिवासी क्षेत्र से तो आप बोलोगे दूसरी। कौन सी भैया? तो आदिवासी क्षेत्र से पूछ रहा अभी। लेकिन आदिवासी क्षेत्र से महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में आप क्या बोलोगे इसको? पहली भैया। और इस द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से? तो आप क्या बोलोगे भैया? उड़ीसा। किससे भैया? उड़ीसा। अब प्रश्न आता है कि द्रौपदी जो मुर्मू है ये किस जनजाति समूह से? जनजाति समूह। तो जनजाति समूह का नाम क्या है? संथाल। और संथाल जाति सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड में। और झारखंड के यहाँ की जनजाति एक सरोल नामक त्योहार बनाती है। क्या बनाती है? सरोल नामक त्योहार बनाती है। जब बालों में आप सिंथोल साबुन लगाओगे तो क्या उठेंगे? झाग। तो सिंथोल साबुन से संथाल और झाग से झारखंड कर लेना। द्रौपदी मुर्मू अगर बात करें तो कौन सी पार्टी से है भैया? ये बीजेपी पार्टी। किससे भैया ये? और ये किसको हराया था? आपके यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू अब भारत की क्या बनी है? राष्ट्रपति। तो ये कब बनी भैया? 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को। ये कब तक रहेंगी? जब तक इसकी सांस है, लेकिन 5 वर्ष। अगर 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नया राष्ट्रपति नहीं आता, तब भी क्या पद पे रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। नया राष्ट्रपति पद की शपथ ना ले ले, अधिकतम कितना महीने रह सकती है? 6 महीना। और ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल 56 में। किसमें बोली गई है? अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें बोली गई है? अगर प्रश्न आ जाए भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। ये बात किसमें बोली गई है? तो आप बोलोगे आर्टिकल 52 में। किसमें बोली गई भैया? आर्टिकल 52 में। और केंद्र की जितनी भी शक्तियां होती है काम करने वाली, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां किस आर्टिकल में है? और वो किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास। और आर्टिकल 54 के अनुसार क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कितने प्रकार का है? एक लोकसभा के सदस्य, एक राज्यसभा के सदस्य, और राज्यों की विधानसभा के सदस्य। और सारे सदस्य कैसे होने चाहिए? निर्वाचित, मनोनीत इसमें
भाग नहीं लेते। और आर्टिकल 55 में अब राष्ट्रपति को जितने व्यक्ति वोट करते तो किस प्रकार करते हैं, यानी कि इसकी जो चुनाव की विधि है वो एक अप्रत्यक्ष है। कैसे भैया, यानी कि इसमें जनता डायरेक्ट नहीं जानती, जनता द्वारा चुने गए ये सदस्यों के व्यक्ति इसको वोट डालते हैं। तो यानी कि इसका चुनाव प्रकार किस आर्टिकल में, 55 में। और आर्टिकल 56 में इसका क्या दिया गया है, पद पे रहने की पदावधि यानी कि कार्यकाल। फिर पद पे रहते हुए आगे भी बनना चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है। तो यानी कि इसका पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन किस आर्टिकल में, 57 में। और आर्टिकल 58 में क्या दी गई है, इसको बनने के लिए योग्यताएं क्या है, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और इसकी मतलब जो आयु सीमा है वो कितने वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अन्य किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। और एक और बात, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता। और आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग कुछ शर्तें मांगता है, तो उसको बोलते हैं कि प्रस्तावक और अनुमोदक। तो प्रस्तावक अनुमोदक होने चाहिए, 50-50 लोगों का एक समर्थन होना चाहिए। 50-50 लोग कौन बन सकते हैं, जो इसको वोट डालेंगे, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यों की विधानसभा के सदस्य हो। तो 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए। और इलेक्शन लड़ रहा है तो इसको एक राशि देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं जमानत राशि। क्या बोलते हैं, और जमानत राशि कितनी देनी पड़ेगी, 15,000 रुपये। सन 1997 से पूर्व ये जमानत राशि 2500 रुपये थी। और जो प्रस्तावक अनुमोदक थे ये टोटल कितने थे आपके, 20-20। कितने थे भैया, 20-20। यहाँ पे पर्सन दिया गया आपके आर्टिकल 60। अगर पूछ ले आर्टिकल 60 में क्या है, सब कुछ हो गया, अब पद की क्या दिलानी है, शपथ। और शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश में से जो क्या होगा, वरिष्ठतम या उसको बोलते हैं ज्येष्ठतम, ये दिला देगा। और आर्टिकल 61, अगर पता चला कि संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो इसको पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाएगी, उसको बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। किस आर्टिकल में, और मान लो महाभियोग की प्रक्रिया सक्सेस हो गई और आर्टिकल 62 में क्या दे दिया, उसका पद रिक्त। क्या हो गया भैया, अब पद रिक्त को भरने के लिए संसद को कितने महीने में पद रिक्त भरना चाहिए, अधिकतम 6 महीने। यानी कि 6 महीने तक ये पद खाली नहीं रहेगा। इसकी जगह क्या काम करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा। अगर पर्सन आ जाए राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया गया है तो आप क्या बोलोगे। और एक बात बताइए, राष्ट्रपति कैसा होगा, निर्वाचित होगा, ये बात हमने कहां से ली गई है। और राष्ट्रपति के ऊपर एक प्रक्रिया लगाएगी महाभियोग की प्रक्रिया, यह भी कहां से ली गई है। अब एक बात बताइए, हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है, और हमारे देश का दूसरा नागरिक कौन होता है। तो पहला हो गया भाई राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, और पांचवा कौन होता है आपके, हाँ आगे देखिए, डैश प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है। अब प्लास्टिक मनी आपने देखी होगी जेब में, मनी नहीं है, एक प्लास्टिक कार्ड सा है, उसको एटीएम में लगाओगे और पैसे निकाल लोगे, आ गई मनी। तो यानी कि वो एक प्रकार का क्या हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्रेडिट कार्ड आपको याद रखना है। इसमें क्रेडिट कार्ड में हम सबसे ज्यादा किसको पहचानते हैं, एटीएम को। किसको पहचानते हैं, एटीएम। इसका नाम पूछ लेता है पूरा नाम, ऑटोमेटेड, हाँ ऑटोमेटिक नहीं करना, ऑटोमेटेड, हाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मैट्रिक मत करना। अगले प्रश्न को देखिए, माता पिता या अभिभावक। अब माता पिता का मतलब तो समझ गए, जन्म देने वाले। अभिभावक का मतलब ये किसी कारणवंश नहीं है, लेकिन इनका लालन पालन पोषण तो किसने किया, उसके चाचा ताऊ फूफा दादी या कोई भी है, उसको बोलते हैं अभिभावक। तो माता पिता या अभिभावकों द्वारा बच्चे या अपने प्रतिपालन को शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यानी कि ये हर एक नागरिक का क्या बन गया है, मूल कर्तव्य। क्या बन गया है, हर एक नागरिक का नहीं है, किसका बना हुआ है, माता पिता या अभिभावकों का। और किस वर्ग की आयु के बच्चों के लिए, 6 से लेकर, ये हमारा एक कौन सा मूल कर्तव्य बना है। और मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए गए, रूस से। तो याद रखना है, इसको हमें कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। और अगर आपसे मैं पूछ लूं बाकी जो मूल कर्तव्य हैं इनको कब वर्णित किया गया, मूल कर्तव्यों को कब वर्णित किया गया, तो याद रखना 10 मूल कर्तव्य लेके आए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस 42वें संविधान संशोधन को हमने संविधान में किसकी संज्ञा दी गई है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है, 42वां संविधान। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, क्योंकि उसके लिए 44वां याद रखना है। इसके लिए याद रखना हमारी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, और हमारी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है,
एक बार। और किस वर्ष हुआ है वो? और इस टाइम सरकार किसकी थी? यानी कि कांग्रेस की, यानी कि इंदिरा गांधी की। पहली बार बीजेपी की सरकार कब बनती है? 1977 में, जिसको जनता पार्टी बोलते थे। बाद में 1980 में बनती है आपके, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया भाई साहब, अच्छा प्रश्न मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य, अब आपको क्या है, ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो भारत का मैप आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा राज्य किस देश से लग रहा है, किस देश से नहीं लग रहा। तो मानचित्र आपको पता होना चाहिए। देखिए, भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ लगना चाहिए। अब भारत का वह कौन सा राज्य है, तो यहां पे ध्यान देते हैं अपने। अब अगर बात की जाए, देखो ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर इधर लगता है, कहां लगता है? मणिपुर ओनली फॉर किससे लगता है? म्यांमार, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया? असम। असम की अगर बात की जाए तो असम इस प्रकार है आपके। असम की अगर बात की जाए ना, तो असम लगता है आपके भूटान से, किससे लगता है? और एक लगता है नेपाल से, और एक लगता है बांग्लादेश से, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया आपको? नागालैंड। अब नागालैंड मणिपुर से ऊपर पड़ता है, यहां पड़ता है। नागालैंड ओनली फॉर किससे लगता है? उसके बाद में दिया गया मिजोरम। क्या दिया गया? अब देखो ये जो मिजोरम, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किसका है? मिजोरम का। इधर म्यांमार है, तो इधर ये वाला एरिया कौन सा है? बांग्लादेश। तो इसने यही तो पूछा है कि भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश और आपके किससे लगता है भैया? म्यांमार के साथ। तो भारत का ऐसा कितने राज्य हैं जो म्यांमार से भी लगने चाहिए और बांग्लादेश से भी लगने चाहिए? कितने राज्य बताने पड़ेंगे आपको? दो या एक? तो एक ही बताना, जिसका नाम क्या है भैया? मिजोरम। अब एक बात बताइए, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। क्या नाम भैया? आइजोल। अब एक बात बताइए, जो मिजोरम राज्य है, क्या 7 बहनों वाले राज्यों में शामिल है? तो 7 बहने वाले राज्यों में सारे राज्य आएंगे, और प्लस में और कौन कौन सा आएगा आपके? अरुणा। कौन सा आएगा? अरुणाचल। और एक और आएगा त्रिपुरा। और एक कौन सा रह गया आपके? तो 7 बहने वाले राज्यों में जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे एक पश्चिम बंगाल है और एक कौन सा बच गया? सिक्किम। तो ये 7 बहनों वाले राज्यों में शामिल है? नहीं होते, इतना याद रखना। राज्यों की संख्या कितनी है भैया दीपक? राज्य कितने भारत में? 28। कितने राज्य हैं? 28। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या देगा? अरे बातें नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद बन गया। क्या बन गया? और उस विवाद को सलटना है, उसका क्लियर करना है। और ये कार्य कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या हो गया भैया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और ये बात किस आर्टिकल में दी गई है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद कौन सुलझाता है? और याद रखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव। तो याद रखना, भारतीय भारतीय चुनाव या निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन इनका विवाद कौन देखता है? तो कई बच्चे गलत मत कर देना कि सर इनका विवाद भी भारतीय चुनाव आयोग देखेगा। नहीं, वो तो चुनाव करवाता है। उच्चतम न्यायालय इसका क्या देखता है? विवाद। और ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है? अब इसी से रिलेटेड याद रखना, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की यानी कि जो सजा है उसको कम भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है। और मृत्युदंड की सजा दी गई है उसको क्या कर सकता है? वो पूर्णतः माफ भी कर सकता है। फांसी की सजा भी उसको माफ कर देता है। आपने देखा होगा किसी को मृत्युदंड की सजा दे दी, पूरी जिंदगी दे दी ना, उम्र कैद सजा मिलती है, और पता चला कि वो कितने वर्ष बाद आ गया छुट के। तो आपने सोचा होगा कि उम्र कैद की जो सजा होती है वो 14 साल होती है। नहीं, वो उस राज्य के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति को लगता है कि ये 14 साल के बाद में जैसा जो पहला माहौल था उससे चेंज हो गया, बदलाव हो गया, तो वो अपने सम विवेक के आधार पर उनको क्या कर देते हैं? 14 साल के बाद में बोलते हैं अब घर चले जाओ। उन्हें लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 14 साल के बाद, आगे भी हो सकता है। अधिकांश देखा जाए तो 14 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। कौन सी उम्र कैद का मतलब क्या हो गया? कि जेल में तने मरना है। हाँ, और पर कई कारण क्या होता है, उम्र कैद की सजा होने के बाद 14 साल के बाद घर आते हैं, तो स्वयं विवेकीय शक्ति होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में है? और किसी राज्य के अंदर राज्यपाल की वो शक्ति किस आर्टिकल में?
तो याद रखना, फांसी की सजा को माफ करना या बदलना वो अधिकार ओनली फॉर किसको है, लेकिन फांसी की सजा को माफ करना या बदलना वो अधिकार किसको नहीं है। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, कार्यवाही जिसको जो मिला था कठोर उसको सरल बना सकता है, ठीक है ना। मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता राज्यपाल, बस वो ओनली फॉर कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा दी गई है, ये कह देगा इसने कुछ नहीं किया तो घर बैठना पड़ेगा, तो बिठा भी सकता है भाई, फांसी की सजा से उतार सकता है। फांसी दी गई थी लेकिन उसको बोला गया इसको फांसी नहीं, इसको उम्र कैद में डाल दो, तो ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कर लोगे। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नृत्य नाटक गौरी। अब ये गौरी नामक एक क्या है, नृत्य, और ये आपके राजस्थान का एक उदयपुर राजसमंद उस क्षेत्र, उसको बोलते हैं मेवाड़। क्या बोलते हैं भैया, मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र। और यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, अब भील जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। तो ये किस राज्य से संबंधित हो गया, राजस्थान से। किससे हो गया भैया, अगर मैं आपसे बोल दूं कि पूरे भारत में कौन सा जनजाति समूह ज्यादा है, पूरे भारत में कौन सा जनजाति समूह ज्यादा पाया जाता है, भील। तो भीलों का जो प्रमुख जो नृत्य है वो कौन सा है, गौरी। ये याद रखना आपको। और ये किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। और अगर मैं प्रश्न पूछ लूं भीलों की संख्या सर्वाधिक कहां पे, वेरी गुड, तो सर्वाधिक संख्या कहां है, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात, और गुजरात के बाद में महाराष्ट्र। तो पूरे भारत में कौन सा जनजाति समूह का मतलब होता है, आदिवासी लोग क्या पाए जाते ज्यादा, भील। ये कौन सी जनगणना के अनुसार है, लेकिन इससे पहले जनगणना कब हुई थी, 2000, तब भील नहीं थे, तब आपके गोंड थे। कौन थे भैया, गोंड। तो सर्वाधिक कौन थे उस टाइम, गोंड। लेकिन अब कौन है आपके, तो भीलों का त्योहार क्या याद रखोगे, गौरी राजस्थान के किस क्षेत्र में है, मेवाड़, यानी कि जो उदयपुर वाला एरिया है। और राजस्थान पूछिए, राज्य पूछे तो अब एक बात बताइए, राजस्थान जो राज्य है ये पश्चिमी राज्य है या उत्तरी पश्चिमी राज्य है भारत का। देखो ये इस प्रकार है, ये राजस्थान यहां पड़ता है, अब ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिमी। गुजरात राज्य के बारे में बोले तो आपको क्या बताना है, भारत का पश्चिमी राज्य। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बारे में बोले तो क्या बोलना है, उत्तरी पश्चिमी। हिमाचल प्रदेश के बारे में बोले तो क्या बोलोगे, उत्तरी राज्य। तो दिशा आपको देख लेनी है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखना, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अच्छे प्रचार प्रसार किया, भाई दबा के, खुद ने किया, और इसका एक बेटा जिसका नाम था महेंद्र और एक बेटी संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म के लिए कहां भेज देता है, भारत से बाहर, श्रीलंका। कई बार ये प्रश्न आता है, जो अशोक है ये आपके किस किस वंश से संबंधित है, इतना बता दो। अब कई बार प्रश्न आता है अशोक का मौर्य वंश में कौन सा स्थान है, यानी कि इसके दादा का नाम था चंद्रगुप्त और इसके बाप का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन हो गया। अब कई बार आता है कि अशोक ने जो जन्म लिया था वो कब लिया था, 304 बीसी में, कब लिया था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 232 बीसी में। और इसकी मृत्यु जन्म की अगर बात करें तो ये बिहार के पाटलिपुत्र बताना, क्या बताना है। लेकिन ये नहीं पूछता, आपसे इतना पूछेगा कि जो अशोक है कौन है भैया, कहां है अशोक, ये रहा अशोक। इस अशोक का शासनकाल पूछ लेगा आपसे, शासनकाल। तो इसने शासन कब किया था, तो आप बोलोगे सर 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, ये आपको बताना है। और अशोक के द्वारा एक युद्ध किया गया था अपने जीवन का अंतिम और पहला युद्ध, तो आप बोलोगे कलिंग का युद्ध। कौन सा बोलोगे भैया, कलिंग का युद्ध। अब एक बात बताइए, कलिंग का युद्ध किस राज्य में हुआ था, तो आप क्या बताओगे, उड़ीसा में, ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व के अंदर। कौन सा, हाँ, धर्म जो धम्म नीति अपना ली थी, यानी कि धम्म नीति का मतलब होता है अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं करना, वो किस युद्ध के बाद में अपना ली। और बताते कि अशोक ने एक व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति का नाम था उप, और उपगुप्त किस धर्म को मानता था, तो उसको देखकर बोला कि मैं भी अपने जीवन में किसको अपनाऊंगा। तो यानी कि कई बार प्रश्न आता है कि जो मौर्य वंश का पहला शासक है उसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, किसको अपनाया था। जबकि अगर बात की जाए तो आपके अशोक के द्वारा किसको अपनाया गया, बौद्ध धर्म को। ये इंपोर्टेंट दोनों है। अशोक के बारे में एक प्रश्न और बन सकता है कि अशोक के बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के लिए कहां भेजा गया था। अब कई बार प्रश्न आता है कि सर बौद्ध धर्म की कितनी बैठकें हुई हैं, 4, कितनी हुई हैं।
जो तीसरी बैठक हुई थी वो किसके समय हुई थी? तो कई बार प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म की तृतीय बैठक के समय राजा कौन था, और ये राजा कहाँ का था? आज हम दिल्ली बोलते ना, ये दिल्ली नहीं था, पूरे भारत का एक क्षेत्र था जिसका नाम था मगध। क्या नाम था? क्योंकि भारत में उस टाइम में 16 राज्य थे। कितने राज्य थे? 16 क्षेत्र थे, जिनको राज्य ना बोल के जनपद बोलते थे। क्या बोलते थे? सॉरी, महाजनपद बोला था। तो और महाजनपद का सबसे शक्तिशाली क्या था? जो बिहार उत्तर प्रदेश का आज वर्तमान एरिया है, ये बहुत तगड़ा एरिया था। मगध की राजधानी? वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब ये खिलाफत समिति का गठन किया गया था, और ये कहां पे किया गया? दिल्ली में किया गया। तो खिलाफत समिति का गठन, तो खिलाफत का मतलब क्या है आपके? जिसमें मुस्लिम हिंदू एकता को इकट्ठा करना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आगे देखिए, श्रीमत शंकर देव किस नृत्य शैली से संबंधित? अच्छा प्रश्न भैया ये। हाँ, तो ये कल परसों आपके टेस्ट हुआ था, उसमें दिया भी गया था। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा आपके? और बताते हैं किस राज्य से है? असम से। किससे है? ये एक नाटक भी है, कवि भी है, और नृत्य भी है, गायक भी है, सारा ही आपके। तो एक बात बताइए, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और रचनात्मक ये नृत्य कोई नृत्य नहीं है आपके, ये क्लासिकल डांस में शामिल नहीं होता। क्लासिकल डांस कितने टोटल? 9 की बात चल रही है, जिसका नाम क्या है? छऊ। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रक और मापन की इकाई को गलत बताता है? यहां जोड़ा गलत है। देखो, दाब न्यूटन है, या शक्ति वाट है आपके। यानी कि आपने सुना होगा एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट होते हैं? 700। ये कई बार आता है। एक अश्व शक्ति के अंदर कितने वाट होते हैं? 746। तो इसका मतलब शक्ति की जो यूनिट दर्शाई जाती है वो किस में होती है? वाट में। और ऊर्जा को भी किस में दर्शाया जाता है? जूल में। और जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की आवृत्ति, उसको हम किस में दर्शाते हैं? हर्ट्स में। जो हमारे कान सुनते हैं, ठीक है ना, तो वो हर्ट्स में होते हैं। लेकिन ध्वनि को मापा जाता है, इसकी साउंड कितनी है, तो उसको डेसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि को मापने का यूनिट है ना, इकाई, वो डेसिबल आपके। जैसे दूध को मापने का जो यूनिट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? लीटर बोलते हैं दूध को मापने का। लेकिन दूध की शुद्धता मापने का जो यंत्र है, उसको बोलते हैं आपके लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं? जिसमें वो बताता है कि दूध के अंदर कितनी आपके क्या है, फैट वगैरह है। छोड़ दी राजा, काम की बहुत बढ़िया बात बताऊंगा तुझे। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन नहीं होती, पास्कल होती है। क्या होती है? तो दाब किसमें मापा जाता है? और एक बात बताइए, दाब किसी क्षेत्र का दाब है, वायु दाब, उसको मापने का जो पैमाना है, यंत्र है, उपकरण, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? लेकिन उसकी यूनिट जो दर्शाई जाती है वो किस में दर्शाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि दाब न्यूटन नहीं आएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अत्योदय अन्य योजना किस वर्ष में शुरू की गई? ये संडे को टेस्ट हुआ था, फिर गलत नहीं होने चाहिए। आगे देखिए, अत्योदय अन्य योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये याद ध्यान देना दोस्तों, ये दिसंबर 2000 के अंदर शुरू की गई थी। दिसंबर 2000 के अंदर ये शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? बताते हैं कि उसने 1928 के अंदर और 1932 के अंदर, 1936 के अंदर लगातार हॉकी टीम को क्या दिलवाए थे? इसने स्वर्ण पदक दिलवाए थे लगातार। और पहली हॉकी टीम का ये कप्तान था, बाकियों का कप्तान नहीं था। और बताते हैं कि इसने इतना ही बता दिया था, जो ओलंपिक खेल हो रहे थे ना, जो गोल होता है ना, जो दायरा, वो छाबड़ा सा, ये बोलते थे इस छाबड़े में दिक्कत है, और नापा गया तो उसमें कुछ अंतर भी मिला गया। इतना तगड़ा खिलाड़ी था ये। तो याद रखना, जो ये संबंध है किससे भैया? अब एक बात बताइए, हॉकी का इसे क्या बोलते हैं? अब कई बार प्रश्न आता है, हॉकी का जादूगर किसके द्वारा कहा गया? नहीं, किसके द्वारा कहा गया? तो जर्मनी का एक शासक था, अडोल्फ हिटलर। उसने बोला तो आप तो हॉकी के क्या हो, मैजिक हो, जादूगर हो, आप मेरे देश से खेले। बोले कुछ भी हो जाए, खेलूंगा तो बाहर से खेलूंगा। ये कई ऐसे व्यक्ति थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कई फरमान दिए गए थे, तो इसलिए नेताजी की उपाधि किसने दी थी? अडोल्फ हिटलर ने। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? अब इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष किस तारीख को आती है?
और 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। अब सुना होगा आपने कि ध्यानचंद के आगे एक शब्द लिखा मिलता है, मेजर। दीपक एक बात बता, मेजर क्यों लिखा मिला है? एकदम ना, नहीं घंटा बजा के पूछोगे हाँ दीपक खड़े हो जा। अरे मेजर किसके लिए लगता है ये? तो ये आर्मी से रिलेटेड था, ये आर्मी में इसको पद मिला होता तब इसका नाम है मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। अब एक और बात बताता हूं, इसके नाम पर आप देश में सबसे बड़ा खेल जगत का पुरस्कार हो रहा है, जिसे बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, तो अब उसका नाम क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद है। और एक बात बताई जाती है, इसमें नगद राशि कितनी मिलती है, 25 लाख रुपए। और एक और बात बताता हूं कि मेजर ध्यानचंद नाम करके स्टेडियम पड़ता है, और ये कहां पड़ता है? देखो, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पूछे तो दिल्ली बताना, और ध्यानचंद स्टेडियम बोले तो लखनऊ बताओगे। मेजर शब्द आ जाएगा तब तो दिल्ली बताओगे, ओनली फॉर आ जाए ध्यानचंद तब बताना आपको लखनऊ। और ये दोनों मिलेंगे तो सबको किस खेल से मिलेंगे? हाँ, कदी कहते क्रिकेट है गुरु जी, क्योंकि मारला टाबर बड़ा खेलने जाए दिन दान में, कदी टाबर रह रहे हो कि बैट गिंडी खेलोगा। बेसबॉल देखा है कैसा होता है? बताओ कैसा होता है बेसबॉल? वेरो एड बड़ो डंडो है, और गिंडी नहीं होती रही आगी, गिंडी ने और रोकनी पड़े। आगे देखना, काम की बात करते। डैश में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच में, क्योंकि वहां जो मालिक थे ना, जो मजदूर थे ना, उनके बीच में क्या रहता था, विवाद रहता था। और उन विवाद को करने के लिए गांधी जी ने एक हड़ताल की। क्या की? जिसको बोलते हैं आपके मील मजदूर आंदोलन। मील मजदूर आंदोलन ये कहां हुआ था? अहमदाबाद में। और बताते कि इस आंदोलन के अंदर गांधी जी ने अनशन भी किया था। अनशन का मतलब समझते हो? भूख हड़ताल कर दी। और ये किस वर्ष हुआ था? 1900। और बोला गया कि इस आंदोलन सक्सेस हुआ, हड़ताल सफल भी हुई, और जो श्रमिक है ना उसको कितना परसेंट वेतन और मिल देगा, तो यानी कि 35% वेतन में वृद्धि करवा दी। किसने? गांधी जी ने। तो एक बात बताइए, अहमदाबाद किस राज्य का शहर है? इस अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी सूती वस्त्र फैक्ट्रियां लगी हुई है, इसलिए इस भारत का इसे क्या बोलते हैं? वैसे मैनचेस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, कहां है? एक मैनचेस्टर और एक बोस्टर है, दोनों जगह। इसलिए भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टर किसको बोला जाता है? और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? कोयम्बटूर को। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कोलकाता। किसको बोलते हैं? और अगर राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो अजमेर से नीचे उतर जाना, भीलवाड़ा। किसको भैया? ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, 1917 के अंदर गांधी जी पहली बार क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं, यानी कि किसी हड़ताल पे निकलते हैं सत्य की ओर। तो गांधी जी का जो पहला भारत में जो आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन था, वो कहां पे हुआ? चंपारण। नहीं, चंपारण। और ये कहां पड़ता है आपके? बिहार में। कहां पड़ता है? और यहां पे किसके किसानों के लिए, जो क्या करते थे? नील की। अब नील की खेती हो गई, और नील कितनी हो गई? 4 बोरी। कितनी हो गई भैया? अब 4 बोरी के अंदर में से जो आपके 1/3 काठिया है ना, 3 कुड्डी, वो तो कौन ले जाते थे? अंग्रेज। अब 1 बोरी बच गई, वो कौन लेके जा रहे हैं? किसान। अब इसका तो बेकार हो रहा है, भूमि हमारी, मेहनत सब कुछ हम कर रहे हैं, इसलिए 3 काठिया उपज किसको मिलनी चाहिए? किसानों को, नील खेती का। तो ये आंदोलन गांधी जी ने किया, और ये सफल भी हुआ। और किस वर्ष हुआ? 1900। और ये किस राज्य के अंदर होता है? बिहार के अंदर। वो बताते हैं कि गांधी जी ने 1916 में एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? साबरमती आश्रम। गांधी जी की एक एंट्री होती है सलमान खान के रूप में, भारत आता ही है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। किस तारीख को? कुर्तियों काट गया है, धोती धोती माए हो। तो 1915 में गांधी जी भारत आते, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। इसी कारण 9 जनवरी को हम प्रत्येक 2 वर्षों में, 2020 के बाद केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष नहीं बोला, 2 वर्षों में एक दिवस बनाता है, जिसे बोलते हैं एनआरआई डे, या हिंदी में भारतीय प्रवासी दिवस। जो भारत के व्यक्ति बाहर भी कहीं हैं, उनको याद करने के लिए। रख लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अर्जन है, सिख धर्म का जो अर्जन नाम का गुरु था, वो कौन से नंबर का था? वेरी गुड, धन्यवाद। यो प्रश्न तो हमेशा याद रखो हो। अगले प्रश्न को देखिए, जैन धर्म।
चौथो बता दे, वो बता दे। रामदास, रामदास। छठो बता दे कौन हो? हर गोविंद। आगे देखिए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? कठिन का मतलब क्या होता था कि जैन धर्म के व्यक्ति बोलते थे आप किसानों के लिए या जनता के लिए जो अन्न उगाते हो ना, अनाज या फसल उगाते हो, उस फसल के ऊपर कीड़े लग जाते। क्या लग जाते? अब उस कीड़ों को मारने के लिए आप क्या कर रहे हो? दवा छिड़क रहे हो, तो उन कीड़ों को किसान मारता है। तो ये जैन धर्म का सबसे कठिन क्या था? पालन था, ये कार्य था। किसके लिए भैया? तो यहां क्या गया ऑप्शन। अब एक बात बता दीपक, किसान जो दिवस है भारत में, वो किसकी जयंती पर आता है? वेरी गुड, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रत्येक किस तारीख को आता है? 23 दिसंबर को। वाह यार वाह, मान गए भाई आज तो। बस देखिए उड़ना, ये आज तुम दिखाऊं मूछा ताऊ कि दो चार रोटड़ी पेट में गिर लेकर किसी मूछ है। इतना मोटा तू हो रहा कौन, इतनी मूछ हो रही इतनी मोटी। इधर आ। जब भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किया गया? अभी पढ़ा था हमने। तो ये आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में? 1900। अब एक बात बताइए, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हमारे प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए? कितने शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अगर पंथ निरपेक्ष नाम ना हो तो धर्म निरपेक्ष, और एक तीसरा अखंडता। और एक बात बताइए, हमारे जो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए जोड़े गए संविधान में? तो आप बोलोगे बिल्कुल जोड़े गए। कितने जोड़े गए? और याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता था, उसको कितना कर दिया? तो यह भी किया गया वापिस। 44वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा का कार्यकाल 6 किया था, उसको वापस क्या कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। रख लोगे इतनी बात याद? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे देखिए भाई। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन संख्या। संपत्ति का जो अधिकार है वो किस संविधान संशोधन में हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में। तो मोरारजी देसाई पहला हमारे देश का गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, क्योंकि इससे पहले जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के बने थे। आगे देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, अब उत्तर पश्चिम भाग का मतलब समझो, जो आपके रेगिस्तान वाला एरिया है ना, जैसे पंजाब से लेकर गुजरात के बीच में, यहां पर क्या हो रही है? आपके वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? सर्दियों में वर्षा होती है दिसंबर जनवरी माह में, हल्की फुल्की, जो गेहूं के लिए और चावल के लिए क्या होती है? फूट लिया हुआ है, यानी कि वृद्धि करा हुआ है ना। अपनी भाषा में क्या बोला है? बड़ो राज्य हुई है देख। उस मावट हो रही है, किस दिशा में हो रही है? उत्तर पश्चिमी। अभी उत्तर पश्चिमी भूमध्य सागर, जो चीन साइड में पड़ता है भूमध्य सागर, वहां से आपके ठंडी हवाएं चलती है, तो उनको हम वहां पे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ, या इसको जेट धारा ही बोलते हैं, पश्चिमी जेट धारा भी कहा जाता है। तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको नाम क्या मिलेगा? ये किस फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है? गेहूं, पहला ऑप्शन गेहूं, और वो गेहूं ना हो तो बताना आपको, सॉरी, चना। गेहूं और चने के लिए अच्छी होती है। एक बार आपका क्या था भरा? 6 और 5 11 लाइव साथ ही है। कम से कम लाइव भी तो चला दिया करो। सुना को नहीं? और आप इतना प्यार ऊपर लग रहा है, चीज याद होने लग रही है, इसी कोई बड़ी बात को नहीं। दो ले रहे हो? मरा तारी है। अगले प्रश्न को देखिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। अब किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल होगा, सुनना मेरी बात, किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। यह बात किस आर्टिकल में बोली है? किसी भी राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह बात किस आर्टिकल में बोली है? क्या एक या दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है? यह संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। तो यह बात किस आर्टिकल में? अब उस राज्य के अंदर जितने भी काम करने पड़ेंगे, वो आर्टिकल 154 के तहत उसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। क्या बोलते हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के। लेकिन वो काम खुद नहीं करता, उसको ऑर्डर देगा या तो सीएम देगा, या सीएम के द्वारा क्या बनाई गई है? मंत्री परिषद, उनके लिखित परामर्श पे वो कार्य करता है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका शक्ति। वो किस आर्टिकल में? 100। उसी प्रकार आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति
उस राज्य के अंदर उस राज्यपाल की क्या कर सकता है। तो इस यहां पे प्रश्न क्या मिल गया आपको, यानी कि किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो राज्यपाल के लिए परामर्श सीएम से ले या ना ले भी सकता, नहीं भी ले सकता, कोई जरूरी नहीं, भारतीय संविधान में नहीं लिखा। अब एक बात बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति किसने कर दी, राष्ट्रपति ने कर दी, कितने वर्ष के लिए की गई है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा, ऐसा लिखा गया है। हाँ, तो राष्ट्रपति अपने पद पे कितने वर्ष तक रहेगा, सॉरी राज्यपाल, हाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आमतौर पे हम देखते हैं कितना। और ये बात किस आर्टिकल में बोली गई आपके, अब 157 में उसको क्या दी गई है, उसको पद पे बनने के लिए योग्यता, और राज्यपाल के लिए दो ही योग्यता बताई गई है, एक तो भारत का क्या होना चाहिए और एक उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। अब उसके बाद अब राज्यपाल को बनना है तो उसके कुछ नियम व शर्तें हैं पद पे आने के लिए। पहली शर्त, राज्य की किसी विधानसभा का सदस्य न हो, सुन लेना, और लोकसभा राज्यसभा का सदस्य भी न हो। सपोज करो उनका सदस्य फिर भी वो राज्यपाल बन गया, तो ऑटोमेटिक ये मान लेना कि उसने लोकसभा राज्यसभा कहीं का सदस्य था वो क्या कर दिया, छोड़ चुका है। अब दूसरी बात, राज्यपाल लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो ये आर्टिकल किस में दिया गया आपके 158 में। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये बात किस में बोली गई है, और आर्टिकल 159 के तहत उसको पद की क्या दिलवाई जाएगी, और शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति तो क्या कर देगा, अब नियुक्ति कर दी केरल में, वो राष्ट्रपति बनेगा। अब ये भाई साहब क्या राष्ट्रपति केरल जाके उसको शपथ दिला के लाएगा क्या, तो वहां केरल का जो न्याय करता है वो कौन करता है, हाईकोर्ट, तो उच्च न्यायालय का मुख्य उस राज्यपाल को क्या कर देगा, शपथ दिला देगा। और ये बात किस आर्टिकल में बोली गई है। अब एक बात पता चल गई, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में नहीं है, कौन सी अनुसूची में नहीं है, क्योंकि दूसरी में वेतन होता है, क्या होता है, तो शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में होता है, लेकिन 3 आदमी की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में नहीं है। अब वो 3 आदमी कौन है, एक राज्यपाल है, एक राष्ट्रपति है, और एक है उपराष्ट्रपति, क्योंकि इनकी शपथ का उल्लेख इनके आर्टिकल में, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख, और राज्यपाल के लिए तो इन तीनों की शपथ का उल्लेख इनके विशेष आर्टिकल में, ना कि अनुसूची 3 में। आगे बढ़ू, अगले प्रश्न को देखिए, रुक जाओ एक बार, 2 प्रश्न और देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था, तो बताइए भाई, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, वेरी गुड। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, थोड़े थोड़े बच्चे हैं फिर बाद में बोलो गुरुजी ये छोड़ दिया आपने। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है, तो दीनदयाल ऐसा बंदरगाह है, याद रखना यहाँ पे जो कर्मचारी है ना काम करते, कार्गो की संख्या में सबसे बड़ा यही है, व्यक्ति काम बहुत करते हैं, और ये सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। किस राज्य में पड़ता है ये, गुजरात में। पहले इसका नाम क्या था और आज क्या नाम है इसका, दीनदयाल, ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा भाई आपके ज्वारीय बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम सौर योजना, ये वो नहीं है भाई आप जिसको मनरेगा सोच रहे हो, क्योंकि मनरेगा 2005 में आई थी, तो ये कब आई थी आपके 2000 के अंदर, कब आई थी 2000 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, किशोर न्याय, यहाँ पे क्या बोला है, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में, बच्चों के लिए एक अधिनियम बनाया गया 2015 में, और इसमें पूछ रहा है कि किशोर शब्द का मतलब पूछ रहा है कि किशोर क्या होता है, तो किशोर उसको बोलोगे जो 18 वर्ष से क्या हो जाए ऊपर, किशोर क्या होता है जो 18 वर्ष से ऊपर। लेकिन प्रश्न में क्या दे गया, किशोर शब्द ऐसे व्यक्तियों को है संदर्भ में करता जिनकी आयु 18 से क्या हो जाएगी भैया पे कम, तो ये किशोर शब्द के लिए आपको यहां पे क्या बताया गया, 18 वर्ष से कम आयु बतानी आपको। किशोर अवस्था की अगर बात करें वो 18 से ऊपर हो जाएगी। अगले प्रश्न में देखिए, लास्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्मरण का अधिकारित आदर्श वाक्य क्या था, कि बोल रहा है कि खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना। उत्तर संख्या आपका ए ऑप्शन,
और देखते हैं भाई साहब। शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध इनमें से किस राज्य से नहीं है? अब ये प्रश्न आ गया। अब ये छऊ नृत्य समझना मेरी बात, जो छऊ नृत्य है ना, ये वर्तमान में 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? एक है सरायकेला, और एक है मयूरभंज, और एक आपके पुरुलिया। तो पुरुलिया छऊ, ये 3 प्रकार के छऊ हैं आपके, और ये तीनों प्रकार के छऊ झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों से रिलेटेड है। तो यानी कि ये नहीं पूछ रहा है, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, एक प्रश्न और रुक जाओ बस। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से राजनीतिक नेताओं में से कौन सा अगस्त 2022 में बिहार, अब ये पूछ रहा है बिहार का मुख्यमंत्री बताना। अब आपको तो बिहार के अंदर कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके? तो 23वें का नाम क्या है? लेकिन याद रखना, जो नीतीश कुमार है, ये बिहार के अंदर कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुका? तो बिहार का सर्वाधिक या सबसे लंबा कार्यकाल का मुख्यमंत्री बोले तो क्या बोलोगे? नीतीश कुमार। लालू के बारे में सुना कभी? तो लालू के बारे में कहीं बताना मुझे। तो लालू किसकी बात कर रहा हूं मैं? यादव की। नहीं, लालू यादव के बारे में बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।